हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हम लोग सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। स्टडी नोट नंबर 1 कर रहे थे हम, ठीक है। इससे पहले की जो 20 मार्क की जो कॉस्टिंग का पोर्शन है सीएमए फाउंडेशन का कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी नोट नंबर ये 1 है, आज जो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, एमसीक्यू आएगा, ऐसा कुछ। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है वो खत्म कर चुके थे हम कैश डिस्काउंट तक। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गैस, क्या होता है कि अगर कोई कंट्री है, मान लीजिए आउटसाइड कंट्री भी है और इंडिया में कंट्री है, बहुत सारी कंपनियां होती है, मोर देन 15 लाख जो है कंपनियां हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक कंपनी जो है ना, भले ही वो फॉर्मेट जो है वो अपने हिसाब से रखे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने हिसाब से रखे, लेकिन जो मेथड फॉलो कर रही है वो सेम मेथड फॉलो होनी चाहिए। तो गैप जो है हमें बताता है कि जो पॉलिसीज और जो मेथड है वो अपने को सेम फॉलो करने चाहिए। गैप का मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके। दीज आर द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉमन मतलब सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर दैट कंपनीज यूज टू compile their financial statement. Gap are a combination of standards set by a policy boards and simply the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information. जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो भले ही सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग कर लिए। आपने देखा कोई ओरेकल यूज करता है, कोई सैप करता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां करती है, बट उनकी जो मेथड है, जो अप्रूवल का मेथड है या जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, वो सिमिलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ताकि किसी भी बंदे को समझ में आ सके जो ऑडिटर होगा। अब अपने को एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना कैश इनफ्लो हुआ यानी आया है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, ये हम बताते हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एजम्पशंस होती है अपनी थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग की, बेसिक अजम्पशंस क्या क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ना है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ना है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ना है, अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल में अपने को रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, डुअल एस्पेक्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट और इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। आइए हम एक बार बेसिक असम्पशंस को देख लेते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 11th में भी पढ़ा था हम लोगों ने। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी कोई, मान लीजिए बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो अलग है। वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। बिजनेसमैन अपने पर्सनल इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मान लीजिए अपने बिजनेस के फंड में से अपना पैसा निकाल रहा है अपनी पर्सनल चीजों को पूरा करने के लिए, तो वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मना करता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकता, ओके। साल के अंत में जब प्रॉफिट हो जाए, जो उसका हिस्सा है उससे कुछ भी करे, उसको बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। वो भले ही फर्दर प्रॉफिट के हिस्से को बिजनेस में लगाए या ना लगाए, अपने पर्सनल यूज के लिए करे, वो बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिजनेस के दौरान वो बिजनेस के पैसे को इस्तेमाल अपने प्राइवेट काम के लिए नहीं कर सकता है। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम द प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस अलग है, उसका मालिक प्रोप्राइटर अलग है। Thus, the transaction of business only are to be recorded in the books of transaction. यानी पर्सनल जो ट्रांजेक्शन होगी वो अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गाइस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? जब मान लीजिए आप ही कोई स्टूडेंट है, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उम्मीद से स्टार्ट करता है कि जो बिजनेस होगा वो लंबे समय तक कंटिन्यू होगा, भले ही वो 2 साल बाद बंद हो जाए। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए कोई भी अगर जियो का बिजनेस स्टार्ट होता है या एयरटेल का कोई नया बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है, डोमिनोज का एक नई डिवीजन, तो वे सोचते हैं कि ये बिजनेस जो है कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक, भले ही बीच में बंद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि बिजनेस को हम लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा बिजनेस, और अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, यानी बिजनेस को जो अस्तित्व है वो कंटिन्यू रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है जो भी ट्रांजेक्शन को मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करिए। जो बेकार के ट्रांजेक्शन है, अदर देन मनी के जो ट्रांजेक्शन है, उनको आप बिजनेस के रिकॉर्ड मत करिए।
बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, हर एक ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वरना इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएंगे कि हम उनका जो है एनालाइज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको ही हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। आगे देखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको मुनाफा यानी फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो इसी के लिए हमने पता लगाया कि हमें जो एनालाइज करना है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना है, जिसको हमने 12 महीने कर दिया। या तो आप 1 जनवरी से, अलग अलग पीरियड डिपेंड करता है, बट मेनली हम मानते हैं 12 महीने का पीरियड को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक है? उस दौरान जितने भी घटना घटित हुई है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, सबको रिकॉर्ड करिए और एनालाइज करिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इसी 12 महीने के पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो, ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक या रिस्पेक्टिवली 12 मंथ का पीरियड हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। Business are living continuous organism. They splitting of the continuous stream of business event into time period. In thus somewhat arbitrary, there is no significant change just because one accounting period ends and a new one begins. Thus result into most difficult problem of accounting of how to measure the net income for an accounting period. One has to careful in recognizing revenue and expense for a particular accounting period. Subsequent section on accounting procedure will explain how one goes about it in practice. सिंपल है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुनाफा या कितना अपने को नुकसान हुआ है, एक पर्टिकुलर पीरियड के ट्रांजेक्शन्स का हम एनालाइज करेंगे, कितने हमारे खर्चे हुए, कितनी हमें इनकम हुई है। ज्यादा इनकम हुई है खर्चों की तुलना में तो प्रॉफिट होगा, और खर्चे ज्यादा हो गए हैं इनकम की तुलना में तो नुकसान होगा यानी लॉस होगा। उसके बाद अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि अपने को जिस पीरियड का खर्चा है उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए, या जिस पीरियड की इनकम है अपने को उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए, भले ही आपने खर्चे को उसमें उस पीरियड में पे किया हो या ना किया हो, या आपने इनकम रिसीव करी हो या ना करी हो। मान लीजिए आपने उधार में सामान बेच दिया, आपको भले ही कैश नहीं मिला, लेकिन अगर आपने मार्च 2021 में अगर आपने सामान बेचा है तो आपको मार्च 2021 में आपको क्या करना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करनी चाहिए, आपने भले ही पेमेंट ना करी हो। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि जिस ट्रांजेक्शन का खर्चा है या जिस ट्रांजेक्शन की इनकम है, जिस पीरियड की अगर इनकम है, जिस पीरियड की खर्चा, आप उसको उसमें रिकॉर्ड कर दो, इरिस्पेक्टिव आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या करना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। The accrual concept is based on recognition of both cash and credit transactions. Okay, कैश के ट्रांजेक्शन से अगर उस पीरियड के हैं तो भी रिकॉर्ड करो, अगर उधार के ट्रांजेक्शन अगर उसी पीरियड के हैं तो भी रिकॉर्ड करो। In case of a cash transaction, owner equity is instantly affected as cash either is received or paid. In a credit transaction, however, a mere obligation toward by business is created when credit transaction exists, which is generally the case. Revenue are not the same as cash receipt, and expense are not same as cash period during the period. Today's accounting system based on accrual concept are called as accrual system or mercantile system accounting. इसको हम अक्रूवल सिस्टम बोलते हैं और मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। एक नंबर में एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, अपने को पढ़ना है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्चुअली रियलाइज्ड। ओके, जो हमने सामान उधार बेचा उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हमें नगद में एक्चुअली रियलाइज्ड हो गया है उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में पेड हुई है या एक्चुअली में हमें मिली है, अगर हमने सामान उधार बेचा तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो ट्रांजेक्शन कैश में हमें मिल गया है, जिस ट्रांजेक्शन का पैसा अपने को मिल गया है, वही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल और प्रॉफिट और सेल विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड, आइदर कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब ये सेल हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसको हमें पैसा मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब बोलता है सिंपल सा, जिस पीरियड का खर्चा है उसमें रिकॉर्ड करिए, खर्चे और इनकम दोनों को रिकॉर्ड करिए, ये बोलता है अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस पीरियड का खर्चा है रिकॉर्ड कर दीजिए, जिस पीरियड की इनकम है आप रिकॉर्ड कर दीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इट रेफर टू मैचिंग ऑफ एक्सपेंस अगेंस्ट इनकम।
It means that all income and expense relating to the financial period to which the accountable accounts relate should be taken into account without regard to date of receipt or payment. Okay, सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया. मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपने एक्चुअल में पेमेंट करी हो या ना करी हो, एक्चुअल में आपने खर्चा करा हो या ना करा हो, जो खर्चा जिस पीरियड का है रिकॉर्ड कर दीजिए, जो इनकम जिस पीरियड की है रिकॉर्ड कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव आपने एक्चुअल में पेमेंट करी है या नहीं करी है. ये हमारा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब पढ़ेंगे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने चाहिए जो मटेरियल आपको इंपैक्ट करते हैं. full disclosure concept. As per this concept, all significant information must be disclosed. Accounting data should properly be clarified, summarized, aggregated, explained for the purpose of presenting the financial statement which are useful for the users of accounting information. Practically, this principle emphasizes on the materiality, objectivity, and consistency of accounting data, which should disclose a true and fair view of the state of affairs. Full disclosure, जो भी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल जो अपने अकाउंट्स उनको अफेक्ट करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए. ओके. डुअलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शंस के डेबिट और क्रेडिट होते हैं. देखा होगा आपने, जब भी आप एक जर्नल एंट्री करते हो तो उसका एक इंपैक्ट डेबिट होता है और एक इंपैक्ट क्रेडिट होता है. तो हर एक ट्रांजेक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं. इसी को हम बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. The benefit of receiving aspect and benefit giving aspect, these two aspects are to be recorded in the books of accounts. Okay, तभी हमारी बैलेंस शीट मैच होती है. अगर हर एक ट्रांजेक्शन के दो होते हैं, एक बैलेंस शीट जाता है, एक लायबिलिटी में जाता है, एक असेट में जाता है, तभी हमारी बैलेंस शीट मैच होती है. दो एस्पेक्ट होते हैं, एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट. वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट्स. अंडर दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी वेरीफाइएबल. ओके, हम अकाउंटिंग डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं. हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दिया, उसका इनवॉइस कहाँ है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो ट्रांजेक्शन को बेस उसके सपोर्टिंग पर. आपने मान लीजिए रेंट पे कर दिया, तो रेंट की स्लिप कहाँ है, रेंट पेमेंट की स्लिप कहाँ है, वो हमारा सपोर्टिंग बैकअप हो जाएगा. verifiable objective evidence concept. Under this principle, accounting data must be verifiable. In other words, documentary evidence of transaction must be made which are capable of verification by an independent aspect. In the absence of such verification, the data which will be available will neither be reliable nor be dependable. अगर अपने पास सपोर्टिंग बैकअप नहीं है तो हम उसका विश्वास कैसे करेंगे, वो इतना रिलायबल नहीं होगा. जो भी अकाउंटिंग जो मालिक होगा, जो मैनेजर होगा, वो रिलाई नहीं करेंगे. इसलिए सपोर्टिंग बैकअप होना जरूरी है. These should be biased data, verifiability and objectivity, express dependability, reliability and trustworthiness that are very useful for the purpose of displaying the accounting data and information to the users. अब historical cost concept, चलिए इसको पढ़ते हैं हम. historical concept, cost concept. आइए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. Business transactions are allowed recorded at the actual cost which they are actually undertaken. जिस जिस कॉस्ट पर हमने असेट को खरीदा था उस ही पर हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इरिस्पेक्टिव ऑफ आज उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, आज उस असेट की मार्केट में कितनी वैल्यू है, ये हमारा जो है मैटर नहीं है. जिस कॉस्ट पर हमने खरीदी थी उसी कॉस्ट पर आज भी हम उसको दिखाएंगे. इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, आज उसकी वैल्यू जो है 50,000 होगी. मान लीजिए 1 लाख में आपने खरीदी, तो आज भी बैलेंस शीट में वो 1 लाख पर ही शो होगी. भले ही वो 1.5 लाख की हो जाए या भले ही कम होकर वो 50,000 की हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उसको अभी भी 1 लाख पर ही दिखाइए. Okay, hoping that you are understand this concept. Now come to balance sheet equation concept. बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट होता है. अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट भी दे दे और साथ में क्रेडिट इफेक्ट भी दे दे, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो 100% मैच होगी. अगर आपकी बैलेंस शीट किसी भी वजह से मैच नहीं होती है, तो आपने किसी का या तो डेबिट इफेक्ट नहीं दिया है या आपने क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया है. बैलेंस शीट इक्वेशन बोलती है कि बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए. बैलेंस शीट की असेट साइड बराबर होनी चाहिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के. अगर ऐसा होता है तो आपने अच्छा काम किया है, यानी आपने हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट दिया है.
ओके, ये बोलता है कि डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के और एक्सपेंस लॉस असेट, यानी ये चीजें जो बराबर होती है रेवेन्यू गेन और लायबिलिटीज के। ओके, यानी असेट बराबर में होता है लायबिलिटी के। ये हमारा होता है बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। नाउ द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारे लिए मटेरियल इंपैक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल्स को, उनको रिकॉर्ड करें। जो बेकार के ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर आप अपने फाइनेंशियल्स को बेकार में बर्डन मत दीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस जिनका मटेरियली इंपैक्ट होता है उनको रिकॉर्ड करिए, जिनका मटेरियलिटी इंपैक्ट नहीं करता है उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मत करिए। बेकार में अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको अननेसेसरी का बर्डन दे रहे हैं। The concept of materiality. The materiality could be related to information, amount, procedure, and nature. Error in description of an asset or wrong classification between capital or revenue would lead to materiality information. Say if postal stamp of 500 remain unused at the end of accounting period, the same may not be considered for recognizing or as inventory on account of materiality for amount. Certain accounting treatment dependent upon the procedure laid down by accounting standard. Some transactions are by nature material irrespective of the amount involved. Audit fees, loan to director. Okay, लेकिन जो मटेरियल इम्पैक्ट होते जैसे ऑडिट फीस हो गया, भले ही आपने 100 रुपए दिए या 50 रुपए दिए या 10,000 या 50,000 या 1 लाख, आपको ऑडिट फीस को दिखाना पड़ेगा। लोन टू डायरेक्टर हो गया, लोन टू डायरेक्टर या लोन टू एम्प्लॉइज हो गया, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। जो ट्रांजेक्शन जिनका मटेरियली इम्पैक्ट करता है उसको हमें अपने ट्रांजेक्शन पे दिखाना चाहिए, और जिनका इम्पैक्ट नहीं करता उनको अपने को नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट करी है बिजनेस में तो आप उसको सालों तक ही कंटिन्यू करिए, जब तक कि मैनेजमेंट उसको चेंज करने का ना बोले। कभी आप ये मेथड अपना रहे हो, कभी आप ये मेथड अपना रहे हो, इससे एम्प्लॉय भी कंफ्यूज होगा और जो उस मेथड को अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति है वो भी कंफ्यूज होगा। तो कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जो आपने मेथड फॉलो कर लिया, पहले आप उस पर डीप रिसर्च करिए, अगर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। The consistency says that accounting practice should not change or must remain unchanged over a period or a several years. Conservatism concept बोलता है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको कोई नुकसान होने वाला है या लॉस होने वाला है तो उसका अभी से प्रोविजन बना लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी नुकसान, मतलब अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको गेन होगा, जो फायदा या गेन होगा उसका आपको कोई प्रोविजन नहीं बनाना, जब वो एक्चुअल में होगा तब के तब देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है भविष्य में तो उसका अभी से प्रोविजन बना लीजिए। ये होता है अपना कंजर्वेटिव कंसेप्ट। उसके हम बोलते हैं टाइमलीनेस। उसके बाद हमारा होता है टाइमलीनेस कंसेप्ट। टाइमलीनेस कंसेप्ट बोलता है अंडर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर टाइम नॉर्मली व्हेन द ट्रांजेक्शन इज मेड। मतलब क्या ना, जो ट्रांजेक्शन जिस डेट में घटित हुई है, जो मार्च की ट्रांजेक्शन है मार्च में रिकॉर्ड कर लीजिए, डेट के अकॉर्डिंग। जब ट्रांजेक्शन जिस डेट में घटित हुई है ऑन द स्पॉट आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इससे आप भूलोगे नहीं और आपके जो ट्रांजेक्शन है सारे मैच हो जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग काउंट सब मैच हो जाएगा। टाइमलीनेस कंसेप्ट, जो ट्रांजेक्शन जिस डेट में घटित हुई ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करिए विद देयर बैकअप, सपोर्टिंग बैकअप। इंडस्ट्री प्रैक्टिस, ये क्या बोलता है, क्या होता है कि कई जो होती है इंडस्ट्रीज में ना, उनकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे एनपीओ आपने पढ़ा होगा 12th में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाती है, वो बनाती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। होपिंग दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनकी अलग से जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनते हैं। जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है वो अलग होती है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो उसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए देखते हैं, होपफुली शायद एंड हो गया होगा। चलिए एमसीक्यू है। तो फाइनली वी हैव कंक्लूडेड आवर स्टडी नोट नंबर 1, पहले कंप्लीट कर दिया हमने। अकाउंट्स हमने कॉस्टिंग अपना कर दिया, अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 1 अपना कंप्लीट कर दिया। सारी वीडियोस देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सारा पूरा फाउंडेशन का अकाउंट्स और कॉस्टिंग दूर लाऊंगा। पहले हम सारे स्टडी नोट नंबर खत्म करेंगे विद प्रैक्टिकल और थ्योरी, देन हम आएंगे एमसीक्यू पर। ये बेटर ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या पढ़ा हमने। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो देखने के बाद। गैप पढ़ा था, गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, जितनी भी कंपनीज होंगी उनको एक प्रिंसिपल दिया जाएगा कि आपको इसी प्रिंसिपल पे करना है, ताकि जो भी ऑडिटर है उसको समझ में आ सके कि हाँ भाई एक कॉमन पॉलिसीज रहनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड होंगी। 3 चीजें इंक्लूड होंगी, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेसमैन अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। जो बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि कोई भी नया बिजनेस ओपन होता है तो वो ये उम्मीद से ओपन होता है कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो ट्रांजेक्शन मनी में ही मेजर किए जाते थे उनको रिकॉर्ड करिए, अदर देन मनी के जो ट्रांजेक्शन हैं उनको आप रिकॉर्ड मत करिए। द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है कि आप का एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए जिसमें आप एनालाइज कर सके कि साल के दौरान आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, कितनी आपकी असेट और कितनी आपकी लायबिलिटीज है। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नॉर्मली 12 मंथ का पीरियड होता है, अप्रैल टू मार्च। इसके अलावा कोई और भी पीरियड हो सकता है जैसे जैन टू दिसंबर, और एज पर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एज पर कंपनी टू कंपनी, बट नॉर्मली वी आर सीइंग दैट अप्रैल टू मार्च मोस्टली कंपनीज को फॉलो करती है। अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि आपने आपका जो खर्चा जिस पीरियड का है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव आपने पे करा है या नहीं करा। इनकम आपके जिस पीरियड की है रिकॉर्ड कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव आपने पेमेंट रिसीव करी है या नहीं करी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि जब आपको एक्चुअली में ही रियलाइज होगा पैसा तभी आपको रिकॉर्ड करिए, या फिर आपने एक्चुअली में पेमेंट करी तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए, अदर देन आप मत करिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जो खर्चा जिस पीरियड का है रिकॉर्ड करिए, जो इनकम जिस पीरियड की है आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको इनकम मिली है या नहीं मिली है, या फिर आपने खर्चा पेमेंट करा है या नहीं करा। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको फुल्ली चीजें दिखानी चाहिए जो ही मटेरियल इंपैक्ट करती है। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, एक का नाम डेबिट है और एक का नाम क्रेडिट है। अगर आप हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट दे दोगे तो 100% आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका आपके पास क्या कहते हैं सपोर्टिंग बैकअप भी होना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको उसकी ओल्ड वैल्यू यानी हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं। आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या आज उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने ट्रांजेक्शन को जिस अमाउंट पर खरीदा था आप भी उस हिस्टोरिकली उस अमाउंट पर दिखाइए। बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट बोलता है कि आप अगर ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट दोगे तो आपकी एसेट और लायबिलिटी मैच होगी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बराबर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बोलता है कि जो भी मटेरियलिटी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करिए, जो भी बेकार के ट्रांजेक्शन है उनको इमटेरियल है उनको बिजनेस की ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड मत करिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि जो आपने पॉलिसी या मेथड जो है अपना लिया है उसको आपको लंबे समय तक अपनाना चाहिए, जब तक कि आपको ये महसूस ना हो परिवर्तन का, यानी कि आपको नया मेथड जो है वो लाना चाहिए। कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको कोई नुकसान हो रहा है या आपको लॉस हो सकता है तो उसका अभी से प्रोविजन बना लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको कोई इनकम होगी तो इनकम का कोई प्रोविजन मत बनाइए जब तक कि आपको एक्चुअल में वो इनकम नहीं मिल जाती है। टाइमलीनेस कंसेप्ट बोलता है कि आपको जो ट्रांजेक्शन जब जैसे ही जिस डेट पर घटित हुई हो ऑन द स्पॉट उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। और इंडस्ट्री प्रैक्टिस मतलब कि आप कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या होती है वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है फाइनेंशियल। जो बैंकिंग कंपनीज होती है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है ट्रांजेक्शन को बनाती है, और जो एनपीओ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो अपने हिसाब से बनाती है। सो होपिंग दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपना स्टडी नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट है किसी वीडियो में, कोई हेल्प चाहिए फाउंडेशन और स्टूडेंट्स को, वो बोल सकते हैं, बट आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। फॉर दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय गाइस।